हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो वेव का ये वीडियो लेक्चर है इसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस और बीट्स, ये 3 टॉपिक हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव से पहले का जो टॉपिक था वेव की वेलोसिटी और वेव की इक्वेशन, वो पहले वाले वीडियो लेक्चर में हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो एक बार ज़रा PDF देख लेते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का ये PDF है। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन क्या होता है इसको समझ लें। बेटा जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव एक साथ मीडियम में आ जाती हैं, प्रोपोगेट करती हैं एक साथ, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट वेव बनती है, इसी फिनोमेना को या इसी प्रोसेस को सुपरपोजिशन कहते हैं। तो सुपरपोजिशन का मतलब होता है, सुपरपोजिशन का मतलब होता है दो वेव का मीडियम में एक साथ आ जाना और उनका कॉम्बिनेशन हो जाना, रिजल्टेंट वेव बनना, इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। अब दोनों वेव किस तरह से मीडियम में एक साथ आएंगी, अलग अलग कंडीशन बनती है बेटा, कई सारी अलग अलग कंडीशन में सुपरपोजिशन के नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, एक ही मीडियम में आ गई, तो फिर इसे इंटरफेरेंस कहेंगे। जब रिजल्टेंट वेव बनेगी तो रिजल्टेंट वेव में इंटेंसिटी घटने बढ़ने लगेगी, मैक्सिमा मिनिमा फॉर्मेशन होगा, बेटा इसे इंटरफेरेंस कहेंगे। तो इंटरफेरेंस की कंडीशन है एग्जैक्टली 2 सेम फ्रीक्वेंसी की वेव एक साथ मीडियम में सुपरपोजिशन करें। अब अगर दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा अंतर है, स्लाइटली डिफरेंस है या डिफरेंस है, तो फिर इसे इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे बीट्स फॉर्मेशन। इसमें भी मैक्सिमा मिनिमा बनेगा मगर थोड़ा इंटरफेरेंस से अलग सिचुएशन आएगी, इसको हम लोग बीट्स में पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर दोनों वेव बेटा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं, सेम फ्रीक्वेंसी की हों, तब इसके कॉम्बिनेशन या सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव बनेगी। तो पता ये चला कि सुपरपोजिशन का जस्ट यही मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा वेव एक साथ मीडियम में आ जाएं, तो इस घटना को सुपरपोजिशन कहते हैं। उनमें कोई भी कंडीशन हो सकती, सुपरपोजिशन की कोई कंडीशन नहीं, बस एक साथ 2 से ज़्यादा वेव अगर आ गई एक साथ, तो इससे हम कहते हैं सुपरपोजिशन। और उनके कॉम्बिनेशन से क्या होता है, रिजल्टेंट वेव बनती है। लेकिन अगर इसमें हम कंडीशन लगा दें सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी की 2 वेव है, तो इसे इंटरफेरेंस कहेंगे। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की 2 वेव हैं, तो बेटा इसे बीट्स कहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी की 2 वेव हैं, तब इसे स्टेशनरी वेव कहेंगे। इसके अलावा और भी कई कंडीशन हो सकती है, बट हमारे कोर्स में बेटा ये 3 कंडीशन है। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन का जनरल मतलब आपने समझ लिया। अब आइए आपको हम बताते हैं 2 वेव की इक्वेशन लेकर के कैसे सुपरपोजिशन में हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल बहुत सीधा सा प्रिंसिपल है। मान लेते हैं एक वेव y1 है और उसका एम्पलीट्यूड a1 है, या सिंपली a ले सकते हैं, a1 मान लिया, साइन ओमेगा 1t माइनस यहाँ पे बेटा k1x, ये पहली वेव की इक्वेशन हो गई। अब एक दूसरी वेव ले रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है मान लेते हैं, और इसका एम्पलीट्यूड a2 है। इसे भी साइन वाली या कॉस वाली कोई भी वेव ले लें, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है, ओमेगा t माइनस k2x है। एक बात और, अभी तो हमने दोनों माइनस लगाया, इसका मतलब दोनों x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही। आप यहाँ प्लस भी ले सकते हो, मतलब 2 कोई भी वेव ले लो। अब क्या होगा, जब इनका कॉम्बिनेशन होगा, मीडियम में एक साथ चलेंगी, तो बस एक चीज़ कॉमन है इन दोनों में, सेम मीडियम में अगर ये दोनों चल रही हैं तो इनकी स्पीड बराबर होगी। सेम मीडियम में v1 बराबर v2 होगा। बाकी सारी चीज़ें अलग अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट अलग है, लैम्डा अलग है। अब इनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो रिजल्टेंट वेव का y क्या होगा, रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा y r कहें, इसका वेक्टर सम अलग अलग दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो बेटा आपकी बार हमने इसे वेक्टर लगा के लिखा है
जो दोनों वेव आ रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों का वेक्टर सम रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। इसी बात को यानी वेक्टर सम की इस कंडीशन को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब हो गया कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव एक साथ मीडियम में आ जाएं तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये हो गया। और तब अगर दो से ज़्यादा वेव अगर ले लें तो इसको आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हो, y रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस, ऐसे बहुत सारी वेव आप ले सकते हैं अलग अलग कंडीशन में, और सब का वेक्टर सम रिजल्टेंट वेव के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो बस सुपरपोजिशन की और कोई कंडीशन नहीं है। दो या दो से ज़्यादा वेव एक साथ मीडियम में आ जाए, रिजल्टेंट वेव हमेशा बनेगी, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इंडिविजुअल वेव के सब के वेक्टर सम के बराबर होगा। अब आइए इसे और आसान कर देते हैं। अगर ये बेटा डिस्प्लेसमेंट सब सेम डायरेक्शन में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो वेव एक ही डायरेक्शन में ले लें और सब ट्रांसवर्स वेव हो तो उनका डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसे डायरेक्शन में आ जाएगा। सबको ये बात पता है बेटा कि जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, तब वो अलजेब्रिक सम बन जाता है। तो आप कह सकते हो कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेव सेम डायरेक्शन में आ जाए, उनके डिस्प्लेसमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो हम यहाँ लिखें डिस्प्लेसमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में उनका डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल दो ट्रांसवर्स वेव हमारे पास हैं, मान लीजिए एक ट्रांसवर्स वेव ऐसे बनाई हमने, ऐसे ऐसे जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में है, और दूसरी इसी के ऊपर एक और ट्रांसवर्स वेव बना दें, ये ऐसे जा रही, मान लिए इसका भी डिस्प्लेसमेंट ये बेटा y2 है, ये भी सेम डायरेक्शन, और जो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट था y1 वो भी सेम डायरेक्शन में है। तब इनके सुपरपोजिशन से कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन y इज इक्वल टू लिखी जाएगी y1 प्लस माइनस y2। अब ये अलजेब्रिक सम कहलाएगा। अलजेब्रिक सम इसलिए है क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं या एक लाइन पर होते हैं वेक्टर तो उनको सीधे सीधे जोड़ घटा लिया जाता है। उल्टे डायरेक्शन में जब y1 y2 होंगे तो घट जाएंगे, सेम में होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया अलजेब्रिक सम की बात, इसे कहते हैं बेटा अलजेब्रिक सम। तो ये अलजेब्रिक सम इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम लाइन पर दोनों डिस्प्लेसमेंट लाई कर रहे हैं, तो अलजेब्रिक सम लेना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बेटा दो अलग अलग वेव हैं और वो बिल्कुल एक जैसी, उनको कहते हैं कोहेरेंट वेव। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं नंबर 1, टू कोहेरेंट्स वेव। टू कोहेरेंट वेव, कोहेरेंट वेव में क्या होगा बेटा, कोहेरेंट वेव में फ्रीक्वेंसी सेम होगी। टू कोहेरेंट वेव का सुपरपोजिशन कराएं तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जैसे y1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ a1 साइन ओमेगा t माइनस kx। जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेलोसिटी वैसे ही सेम है। कोहेरेंट वेव में फ्रीक्वेंसी f1 बराबर f2, सेम मीडियम में होने से वेलोसिटी v1 बराबर v2 हो जाएगी, और λ1 बराबर λ2 हो जाएगा। मतलब ये तीन फीचर बराबर होंगे, क्योंकि मीडियम सेम है तो वेलोसिटी भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम और वेवलेंथ भी सेम होगी, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट सेम हो जाएगा। और उनके बीच का फेज डिफरेंस, टू कोहेरेंट वेव ऑफ सेम, यहाँ लिखेंगे फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, फेज डिफरेंस की वैल्यू इनके बीच कोई नहीं है। डेल्टा फाई बराबर मान लेते हैं ज़ीरो, सेम फेज वाली दो वेव हैं। तो y2 बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा a2 साइन ओमेगा t माइनस kx, इसमें भी आएगा क्योंकि अब फेस में कोई डिफरेंस नहीं है तो फेस एंगल सेम लेना है, और ये दोनों एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। अब अगर ऐसी दो वेव का सुपरपोजिशन हुआ तो बिल्कुल आसान तरीका है इसमें बेटा कि आप सीधे y रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन में y बराबर y1 प्लस y2 कर दो। आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर a1 प्लस a2 आ जाएगा, और साइन वाला स्टेप दोनों में एक जैसा है तो कॉमन निकल आएगा, साइन ओमेगा t माइनस kx ये वैल्यू बनेगी। तो अब y बराबर आपकी इक्वेशन आ गई a1 प्लस a2, और ये हो गया बेटा साइन ओमेगा t माइनस kx। तो ध्यान देने की बात यह है कि रिजल्टेंट वेव की ये इक्वेशन आ गई। आपसे पूछा जाए रिजल्टेंट वेव में एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो आप कह सकते हो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है AR, ये वैल्यू बेटा सीधे सीधे A1 प्लस A2 होगी,
और इसका जो फेस एंगल है थीटा वो वही होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेलोसिटी वही होगी, v की वैल्यू वही होगी जो दोनों वेव की है, v1 और v2 की फ्रीक्वेंसी भी वही होगी, f बराबर f1 बराबर f2, फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की सेम है और वेवलेंथ भी सेम होगी। इस तरह सब कुछ सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक सुपर पोजिशन हमने कराए एक जैसी दो वेव का जिनके बीच फेस डिफरेंस 0 है। अब आइए दूसरी कंडीशन। बेटा जब दूसरी कंडीशन लेंगे हम लोग नंबर 2, तो इसमें दो वेव लेंगे कोहेरेंट वेव फॉर टू कोहेरेंट वेव, टू कोहेरेंट वेव। कोहेरेंट वेव जब लेंगे बेटा हैविंग फेस डिफरेंस, अब उनके बीच का फेस डिफरेंस मान लेते हैं डेल्टा फाई है। तो अब दो कोहेरेंट वेव लेना है और उनके बीच का फेस डिफरेंस डेल्टा फाई है। तो पहली वेव y1 इज इक्वल टू हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लिया। तो जो दूसरी वेव लिखी जाएगी y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा फाई। अब बेटा ये दोनों वेव अलग अलग एम्पलीट्यूड की हैं, कोहेरेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, मीडियम सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी, सब कुछ सेम है। इनके बीच का फेस डिफरेंस डेल्टा फाई दिख रहा है, यही इनिशियल फेस का ही अंतर है दोनों में, क्योंकि आप डिफरेंस करोगे θ2 माइनस θ1 तो फेस डिफरेंस डेल्टा फाई आएगा। ऐसी दो वेव का सुपर पोजिशन हम कराएं तो y1 और y2 सेम डायरेक्शन में है, इसलिए बेटा ये जुड़ जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। अब यहाँ पर ध्यान देना है a1 वाली इक्वेशन में बेटा आएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और a2 वाली इक्वेशन में आएगा बेटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा फाई। अब एक दिक्कत यहाँ ये हो गई कि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन तो बन गई, मगर अब इसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री का काम है, आगे हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ हम दूसरा काम करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ समझ लें कि अगर हम दो वेव जिनमें फेस डिफरेंस होता है और दोनों कोहेरेंट वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी है, उनका सुपरपोजिशन कराना है तो उनसे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, इसे कैसे लिखेंगे। तो काम की बात यह है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसको यहाँ सॉल्व तो किया जा सकता है। बेटा हमारी बुकलेट में इसका सोल्यूशन डॉट डॉट करके लिख दिया गया है, सॉल्व हमने नहीं किया, लेकिन इसको जोड़ेंगे कैसे ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझ लें। तो जब भी दो वेव कोहेरेंट वाली वेव जिनके बीच का फेस डिफरेंस उनको जोड़ना है तो आपको काम की बात बताएं कि बेटा वेव में डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हो या फोर्स हो या जितनी भी वेव की और दूसरी क्वांटिटी है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रेशर है या dy/dx भी फेसर है, तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं इनमें जब भी इनकी इक्वेशन आप लिखोगे तो इनमें साइन और कॉस का स्टेप जरूर आएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं फेसर क्वांटिटी। फिर से समझ लो, y की इक्वेशन, y एक फेसर क्वांटिटी है, देखो इसमें साइन आ गया। अल्फ़ा की इक्वेशन बनाओगे, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल dy/dt निकालोगे, उसमें भी साइन कॉस आएगा, सब फेस एंगल के साथ रिलेट होंगी। ये सारी क्वांटिटीज़, जैसे प्रेशर का वेरिएशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरी करता है, इन सब की इक्वेशन बेटा बनाई जा सकती है और ये सब फेसर कहलाते हैं। अब आइए, अब हमें इनको जोड़ना, ध्यान दिए y1 प्लस y2 ऐड ही तो करना है। तो आपको हम बताएं काम की बात, जब भी दो फेसर को जोड़ना होता है तो आपको याद आएगा एसी में आप पढ़ते हो फेसर डायग्राम बनाए जाते हैं। आपको बताएं एसी में अलग अलग सर्किट में अलग अलग वोल्टेज फेसर होता है, जब उसको आप जोड़ते हो तो वेक्टर की तरह से जोड़ते हो। क्या वेक्टर है वोल्टेज वाली क्वांटिटी? नहीं, वोल्टेज वेक्टर तो नहीं है, लेकिन वो फेसर है। तो फेसर का एडिशन कैसे किया जाता है, तो अब आपको हम यहाँ लिख के बता रहे हैं कि फेसर क्वांटिटी का एडिशन बिल्कुल वेक्टर की तरह किया जाता है। फेसर क्वांटिटीज आर एडेड, फेसर क्वांटिटीज आर एडेड सेम एज वेक्टर, वेक्टर की तरह से ऐड करेंगे। तो अब बेटा किसको हमें ऐड करना है, y1 और y2 को ऐड करना है। तो y1 और y2 जो है फेसर हैं, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उनका एम्पलीट्यूड है। तो जब दोनों वेव को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आएगी, रिजल्टेंट वेव, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव
इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इन दिस केस y इज इक्वल टू, ये आएगा कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ये हमने जो बेटा डायरेक्ट लिख दिया, रिजल्टेंट वेव की ये इक्वेशन आएगी। क्यों हमने ऐसे लिखा आपको बता दें, क्योंकि जब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इस तरह का होगा। उसमें कोई एम्पलीट्यूड बन के आएगा और ओमेगा वही रहेगा, के वही रहेगा, और इसमें जो नई वाली रिजल्टेंट वेव है इसका फेज डिफरेंस पहली वाली वेव के साथ थीटा पे होगा। पहली वेव की इक्वेशन बेटा ये हमने लिखी है, इसका फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है दूसरी वेव का, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसका फेज डिफरेंस थीटा होगा पहली वाली वेव की तुलना में। तो वो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो भी बिल्कुल वैसे ही होगी, सेम ओमेगा होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वेवलेंथ होगी, सब कुछ सेम होगा, एम्पलीट्यूड अलग होगा। तो अब काम की बात यह है कि रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर दो कोहेरेंट वेव डेल्टा फाई फेज डिफरेंस पे आप जोड़ रहे हैं तो रिजल्टेंट वेव हमेशा इसी तरह से बन के आएगी, सेम ओमेगा, सेम के, सेम डायरेक्शन, फेज डिफरेंस अलग होगा, अभी थीटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा। बट एम्पलीट्यूड कैसे निकाल के लाएंगे, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो एक फेसर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो एम्पलीट्यूड बेटा एक फेसर क्वांटिटी है, इसको आप बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। कहाँ पे जोड़ेंगे, वेक्टर की तरह से जोड़ेंगे, यानी फेसर डायग्राम पे जोड़ा जाएगा। फेसर डायग्राम पर इसे आप जोड़ दें, फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम पे जब आप इसे जोड़ोगे बेटा तो दो एम्पलीट्यूड को किस एंगल पे जोड़ना होगा बेटा, फेसर डायग्राम में एंगल फेस एंगल वाला लिया जाता है। तो बेटा पहला वाला एम्पलीट्यूड A1 था, आपको याद होगा, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2 था, और दोनों के बीच का फेस एंगल डेल्टा फाई था, ये आपको पता है। अब अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल A रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, उसका पहली वाली एम्पलीट्यूड के साथ फेस एंगल थीटा होगा। तो हमने ये बनाया बेटा फेसर डायग्राम। क्यों फेसर बनाए, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फेसर है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड होता है वो भी फेसर होगा। हम दो वेव को सुपर पोजिशन करा रहे हैं, जब हम दोनों वेव सुपर पोजिशन करा रहे हैं, दोनों कोहेरेंट वेव है, उनके बीच का फेज डिफरेंस हमें गिवन है, तो क्यों ना हम उनके एम्पलीट्यूड को फेसर डायग्राम पे जोड़ दें। यही होता है कॉम्बिनेशन में। जैसे AC में दो वोल्टेज के बीच का एंगल 90 है, तो आप उन दोनों फेसर को जोड़ोगे तो बिल्कुल वेक्टर डायग्राम पे रख कर आप जोड़ दिए और वेक्टर वाले नियम से आंसर आ जाएगा। वैसे ही बेटा यहाँ वेव में डिस्प्लेसमेंट जो होता है y वो फेसर होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड ये भी फेसर होता है, और दो वेव जब थीटा फेज डिफरेंस डेल्टा फाई पे कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कैसे निकलेगा, वो फेसर डायग्राम पे निकलेगा। इसका ये फेसर डायग्राम है। अब वेक्टर के कॉन्सेप्ट से A की वैल्यू वो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्या होगा बेटा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला सबको आता है क्योंकि ये दो वेक्टर के एडिशन वाला फॉर्मूला है। हमने आपको पहले ही बता दिया फेसर को कैसे जोड़ा जाएगा, बिल्कुल वेक्टर की तरह से, पैरेललोग्राम वाले मेथड से, और तब ये वैल्यू निकल आई। ज़रा ये बता दो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका फर्स्ट वेव के साथ फेज डिफरेंस tan थीटा। तो बेटा इसमें b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा लेते हैं। b का मतलब हो गया A2 साइन डेल्टा फाई यहाँ लिया जाएगा, अपॉन में यहाँ आ जाएगा A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाई। याद करो ये फार्मूला वही है जैसे हम लोग tan थीटा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा लेते हैं। तो पहला वाला a है, दूसरा b है, और इनके बीच का एंगल जिसे थीटा बोल रहे हैं वो डेल्टा फाई है। तो ये दो फार्मूले आप वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से लिख सकते हो। तो पता ये चला कि जब हमने दो वेक्टर को ऐड किया, दो वेव को ऐड किया, सुपरपोजिशन किया, कैसी वेव थी, ध्यान रहे कोहेरेंट वेव है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, डायरेक्शन सेम है, और सेम मीडियम में एक साथ चल रही, उनका सुपरपोजिशन हो रहा है, और हमें जोड़ना था किसे, एम्पलीट्यूड को। तो रिजल्टेंट इक्वेशन आपकी ये आ गई, एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये हो गई, और फेस डिफरेंस की वैल्यू tan थीटा ये हो गई। तो इस प्रकार से हम दो वेव को जोड़ करके रिजल्टेंट वेव आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, एम्पलीट्यूड को आप जोड़ दिए, बस ध्यान रखना है दोनों वेव कैसी होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए। आगे इसको क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। बेटा यहीं पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके बाद आ गया ये क्वेश्चन नंबर 1, ये आ गया। देखिए
क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि टू सिंपल हार्मोनिक वेव प्रोपगेट इन अ सेम मीडियम, कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। y1 बराबर 5i साइन 100t माइनस 0.2x π/2 है, और दूसरा y2 बराबर 12j लिखा हुआ है साइन 100t माइनस 0.2x प्लस π/2। आप ध्यान से देखो तो इसमें बेटा फेस एंगल दोनों में बिल्कुल सेम है। तो जब इस तरह के दो वेव को आप जोड़ोगे तो ये दोनों कोहेरेंट वेव हो गई, फेस एंगल सेम है, एग्जैक्टली सेम, तो ओमेगा भी सेम है, के भी सेम है, और इनके बीच का फेस डिफरेंस 0 है। और तब आप कह सकते हो कि जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनेगी वो बेटा y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, बट इसका वेक्टर सम होना चाहिए अगर सेम डायरेक्शन में ना हो। यहाँ दिख रहा है बेटा ये y1 i कैप लगाए हुए है, इसका मतलब ये x डायरेक्शन में है, और जो y2 है ये बेटा j डायरेक्शन यानी y एक्सिस पर है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन, तब तो वेक्टर सम ही करेंगे। तो आप वेक्टर सम जब आप करोगे तो ये पूरी इक्वेशन में जब आप लिखोगे तो ये साइन वाला स्टेप दोनों में बेटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 5i कैप प्लस 12j कैप आ जाएगी वैल्यू, और साइन वाला स्टेप बाहर कॉमन ले लिया जाएगा, साइन 100t माइनस 0.2x प्लस π/2 दोनों में है। तो दोनों वेव का सुपरपोजिशन हो गया और हमारा जो एम्पलीट्यूड है बेटा ये आ गया। अब आप वेक्टर के हिसाब से सोचो कि i और j दो वेक्टर आपस में जुड़ रहे हैं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, a बराबर हम लिखें एम्पलीट्यूड इसका, तो इन दोनों का आप दोनों का i का कोफिशिएंट और j कोफिशिएंट स्क्वायर करके जोड़ दें, क्योंकि इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो बेटा ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 13। तो 13 मीटर जो है वह एम्पलीट्यूड होगा, आंसर बेटा इसमें दिया 13 मीटर। तो ध्यान दीजिए इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन हमने कराया, दोनों जोड़ दिया। जोड़ने में अच्छाई ये थी कि साइन वाला स्टेप एक जैसा था, कॉमन आ गया, और ये i j के में दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि वेक्टर सम करना है तो आप जोड़िए, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट, आंसर आ गया 13। तो इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 13 आ रहा है। अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा यहाँ पर फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर सुपर इम्पोज्ड। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वेव का सुपरपोजिशन, और अब अगला क्वेश्चन सामने आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन। तो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव में एक अंतर है बस, वेव आगे बढ़ती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अपनी जगह पे होता रहता है, दोनों ही एक जैसे हैं, बस वेव में आगे बढ़ने की वजह से उसमें x और आ जाता है, जबकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे बढ़ने की बात नहीं होती, अपनी जगह वाइब्रेशन होता है, तो उसमें x वाला वेरिएबल नहीं होता। तो आप देख सकते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन यहाँ दी गई है उसमें कहीं x नहीं लिखा है, इसका मतलब सोर्स जो यहाँ से वेव बनती है वो सोर्स अलग अलग वाइब्रेशन कर रहा है, उसमें 4 सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहे हैं और इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए। तो जो तरीका वेव के सुपरपोजिशन का है सेम वही तरीका सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी सुपरपोजिशन का है। वजह इसकी यह है कि दोनों में ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन को ही हमें जोड़ना है, यानी दोनों ही फेसर हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का y और वेव का y दोनों फेसर है, और आपको जब फेसर जोड़ने की बात आएगी तो आप कैसे जोड़ोगे, फेसर डायग्राम पे जोड़ोगे। तो ये चारों सिंपल हार्मोनिक मोशन फेसर डायग्राम पे ही जुड़ेंगे बेटा। चलिए इसको हम अपने यहाँ जगह कम है बोर्ड पर बनाते हैं, जोड़ के दिखाते हैं आपको कौन कौन से यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन दिए। पहले इसको लिख के आपको दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 2 बुकलेट का है, और इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन दी गई उनको हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। पहली इक्वेशन क्या है इसमें, पहली इक्वेशन y1 बराबर 8 साइन ओमेगा टी है। दूसरी इक्वेशन y2 बराबर 4 कॉस ओमेगा टी है। तीसरी इक्वेशन y3 बराबर -5 साइन ओमेगा टी है, और चौथी इक्वेशन y4 बराबर माइनस कॉस ओमेगा टी है। ये 4 सिंपल हार्मोनिक मोशन एक साथ आपस में जुड़ गए, यानी सुपरपोजिशन हो गया। तो हमें बताना है जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो आपको बताएं रिजल्टेंट की इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू बेस इक्वेशन, यहाँ देखो साइन ओमेगा टी है तो इसमें एम्पलीट्यूड a आ जाएगा, फिर यहाँ बेटा साइन ओमेगा टी आ जाएगा, सब में ओमेगा टी है, सब कोहेरेंट है,
एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाले SHM है तो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें वही फ्रीक्वेंसी आएगी। हाँ, फेस डिफरेंस की वैल्यू यहाँ थीटा हो सकती है। जैसे अभी बेटा हमने दो वेव जोड़ी थी और उनकी डायरेक्ट इक्वेशन रिजल्टेंट वेव की लिख दी थी, उसमें फेस एंगल सेम लिया था और फेस डिफरेंस थीटा लगा दिया था और एम्पलीट्यूड की कोई नई वैल्यू लिख दी थी और ये एम्पलीट्यूड फेसर पे जोड़ लाए थे। तो बिल्कुल यही काम यहाँ भी करना है, इनको भी हमें फेसर पे जोड़ना है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? फेसर डायग्राम से। चलिए बना के दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ एक क्रॉस बना लें बेटा। यहाँ पर साइन की वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ कॉस लिखा जाता है फेसर डायग्राम में, और यहाँ पे माइनस साइन वाली इक्वेशन होती है, यहाँ माइनस कॉस वाली होती है। मतलब जो जिस डायरेक्शन में है उसको उस तरह से लेना है फेस एंगल के आधार पे। सबसे पहले y1 बराबर 8 साइन ओमेगा टी, तो देखो साइन ओमेगा टी को हम x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड आ रहा है बेटा वो किधर जाएगा? वो जाएगा बेटा यहाँ पर ऐसे। एम्पलीट्यूड किधर जाएगा? यहाँ पे ऐसे जाएगा। ये हो जाएगा आपका A1 पहला एम्पलीट्यूड A1 और ये हो गया 8। ये एम्पलीट्यूड पहले वाले SHM का। दूसरा एम्पलीट्यूड कॉस पे जा रहा है देखो, तो कॉस वाले डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेंगे और वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका, ऐसे बना सकते हैं, इसे कहेंगे A2 और ये हो जाएगा कितना 4। तीसरा एम्पलीट्यूड -5 साइन। अब देखिए माइनस साइन जो होता है ये माइनस साइन के लिए है, तो इसमें इधर की तरफ लेंगे, बट एम्पलीट्यूड कितना 5 है, तो इसका फेसर डायग्राम में इधर की तरफ लिया जाएगा। A3 की वैल्यू आ जाएगी 5। अब डायरेक्शन तो इसका इधर है तो हमने माइनस नहीं लिखा क्योंकि डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब आई चौथे वाले में यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसे 1 ले सकते हैं, और वो भी निगेटिव कॉस है तो कॉस में डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये A4 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस प्रकार से A1, A2, A3, A4 सब की वैल्यू हमने लिख ली। साइन वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता है और कॉस वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, माइनस साइन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और माइनस कॉस नेगेटिव वाई एक्सिस पे लेना है। इस तरह से रख करके आप जोड़िए। अब देखो आमने सामने ये वैल्यू घट जाएगी, तो रिजल्टेंट बेटा कितना बचेगा यहाँ पर? रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी यहाँ पर देखो ये आ जाएगी। रिजल्टेंट वैल्यू हम लिख रहे हैं 5 और 8 का रिजल्टेंट 3 होगा, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी A3 माइनस A1। आमने सामने ये घट जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। उसके बाद इन दोनों को जोड़ें A2 और A4 को, तो A2 ऊपर की तरफ A4 नीचे, इनका जो रिजल्टेंट होगा ये 3 इधर आएगा। ये A2 माइनस A1 की वैल्यू होगी और ये भी वैल्यू बेटा 3 आ रही है, तो ये हो गए दोनों, इन दोनों का जोड़। अब इनको फाइनली जोड़ लेंगे तो आप देख सकते हो रिजल्टेंट वैल्यू इन दो वैल्यूज फेसर की बीचों बीच आ जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू है और सबको पता है कि ये 3 है ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3√2। और इसका ये एंगल दोनों तरफ से बराबर है, क्योंकि ये लेंथ बराबर है, तो थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो 45 डिग्री। तो जब दो इक्वल परपेंडिकुलर वेक्टर आप जोड़ते हो तो रिजल्टेंट बीच में आता है, √2 बन जाता है। जैसे इधर f है इधर f है तो f√2 बन जाएगा, तो इसीलिए हमने 3 और 3 का 3√2 लिख दिया। और ये एंगल थीटा कितना होगा? बीचों बीच होने की वजह से ये एंगल 45 आएगा। वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं आप, तो हमने बेटा डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें दोनों चीज़ मिल गई। रिजल्टेंट वेव में क्या क्या हमें मिल गया आप सामने देख सकते हो। रिजल्टेंट वेव में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई फेस डिफरेंस, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल गया 3√2, और ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ गई 3√2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह पे 45 को बेटा पाई में लिखेंगे तो π/4 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू π/4 होती है इस तरह से। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जब आप कई सारे SHM या कई सारे वेव जोड़ो, बस एक शर्त है, सेम फ्रीक्वेंसी या सेम ओमेगा की होने चाहिए, और तब उनके बीच फेस डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। ऐसी वेव को जोड़ने में फेसर डायग्राम पे रखकर एम्पलीट्यूड को जोड़ देते हैं। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन या रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन में साइन को बेस लेते हैं, तो बेस इक्वेशन ये आ जाती है, उससे फेस डिफरेंस कितना मिल रहा है? π/4। तो वो फेस डिफरेंस की वैल्यू यहाँ जोड़ करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ रख के रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन बना सकते हैं। ये कहलाता है सुपरपोजिशन ऑफ SHM। तो आंसर बेटा ये आ चुका है इसमें, और ये आंसर दिया हुआ है फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर सही था। वापस हम लोग अपने PDF पे चले तो आपको आंसर दिखा दें। ये आंसर बेटा ये आ गया फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला आंसर सही है, यहाँ पर ये करेक्ट हो गया। रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आपने बना ली। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सुपरपोजिशन का, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया टू वेव है इक्वेशन x1 बराबर इतना x2 बराबर इतना इफ़
in the resultant wave the frequency and amplitude remain equal to those of superposition wave, the phase difference between them। ध्यान दिए, जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो इन दोनों में एम्पलीट्यूड दिया गया इसी के बराबर, इसका एम्पलीट्यूड बेटा ए है, इसका भी ए है, और रिजल्टेंट वेव का भी एम्पलीट्यूड ए आ रहा है। आपको पता है सेम फ्रीक्वेंसी की दोनों वेव है, जब आप इसका सुपरपोजिशन कराओगे तो उसमें रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी वही आएगी, और एम्पलीट्यूड को फेसर डायग्राम पे आप जोड़ोगे और कह रहे हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी इसी के बराबर है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को अगर हम फेसर डायग्राम पे जोड़ें तो उसका जो फॉर्मूला बना था उसको आपको लिख के दिखाएं। पहले फॉर्मूला बेटा ये बना था ए बराबर बना था अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस ये। तो अब बताना है इनके बीच का फेज डिफरेंस। इसमें काम की बात यह है कि A1 बराबर A2 है। अगर A1 बराबर A2 हो जाए तो यही वाला फॉर्मूला बेटा शॉर्ट में लिखा जाता है। A बराबर कैसे लिखते हैं ये आपको दिखा दें। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है, थीटा एंगल पे जोड़ रहे हैं, तो उसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 2A और यहाँ आ जाता है बेटा कॉस डेल्टा फाई बाई 2। ये इक्वेशन बनती है। ये इक्वेशन तब बनती है जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को हम जोड़ेंगे, दो इक्वल एम्पलीट्यूड को हम फेस एंगल पे जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होगा। अब आइए, इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि ये A और 2A भी बराबर है, मतलब A1 बराबर A2 बराबर A है। तो बस ये फैसला हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी A रख देंगे तो ये आ जाएगा A बराबर 2A कॉस डेल्टा फाई बाई 2, यहाँ रख के सॉल्व कर देंगे। 2A नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 बराबर ये आ जाएगा कॉस डेल्टा फाई बाई 2, और तब बेटा ये 1/2 कॉस 60 यानी π/3 की वैल्यू होती है, यहाँ रखेंगे तो कॉस डेल्टा फाई बाई 2 आ गया। और तब आप समझ सकते हो 2 इधर चला गया तो डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी निकल आई, तो आप 2 यहाँ रख लो तो ये आ गया 2π/3, 120 डिग्री। तो ये बड़ा फेमस केस है कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हों और उनको किसी भी एंगल पे जोड़ा जाए, रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आए, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होता है। ये 120 आ रहा है, किसका, 60 का डबल। तो अब आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया बेटा, आंसर हो गया 2π/3, क्योंकि यहाँ दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाली वेव आपस में जुड़ गई, रिजल्टेंट वेव का भी एम्पलीट्यूड होने के बराबर है। तो जब आप एम्पलीट्यूड को फेसर डायग्राम पे जोड़ोगे तो बेटा दो इक्वल एम्पलीट्यूड जुड़ेंगे और उनका रिजल्टेंट भी उसी के बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं उनके बीच का जो एंगल है यानी फेस एंगल वो कितना होगा, 120 होगा। सीधे आप याद हो आपको वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सामने लिखा हुआ है। बेटा एक वेव पल्स है, ये इस डोरी में आगे आ रही है। यहाँ पर बेटा एक रॉड के अंदर रिंग फंसा हुआ है, ये फ्रीली स्लाइड कर सकता है। अब आपको बताएं, जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ती जाएगी इस एंड पे पहुँचेगी और ये इसका फ्री एंड होगा। आपने पीछे रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि फ्री एंड पे सेम फेस में वापसी होती है, मतलब रिफ्लेक्शन वाली वेव इसी सेम फेस में जाएगी। तो हम एक डायग्राम बना के दिखाएं। जिस समय बेटा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उस समय आने वाली वेव और जाने वाली वेव दोनों एक साथ सेम ऐसे ही बनेंगी। मतलब ये वेव अंदर की तरफ जा आ रही, जस्ट इससे टकराएगी तो हमने आधा हिस्सा बनाया, आधा इसका रिफ्लेक्ट होगा। या फिर इसको पहले हम ऐसे दिखाएं आपको, तब आप इसको पूरा समझ लिए क्या है। पहले ये वेव ऐसे आके जैसे ही टकराएगी यहाँ पर रिंग पे, तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा, जैसे ही ये आधा हिस्सा इस पर टकरा के रिफ्लेक्ट होगा तो सेम फेस में रिफ्लेक्ट होगा। तो बेटा अगला हिस्सा ये बनेगा और वापस जाने वाली वेव को हम डॉटेड बना दें या इसमें डायग्राम में यहाँ पर रेड कलर से शो कर दें। ये बेटा वापस जाने वाली वेव है और ये अंदर आने वाली वेव है। दोनों वेव एक साथ हैं यहाँ पर और ये बीच में रॉड है। तो अब आप एक बात समझिए, आने वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो है AI और जाने वाली वेव का भी यही एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में है और वो है AR। AI और AR की वैल्यू यहाँ आइडेंटिकल कंडीशन में, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं तो सेम लिया जाएगा। इसको मान लेते हैं A। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक और फिनोमेना होगा जिसे कहते हैं सुपरपोजिशन। आने वाली वेव जस्ट यहाँ पहुँच रही, आधा हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो चुका है, जाने वाली वेव भी उसी सेम फेस में वापस जा रही। तो बेटा जब दो वेव एक ही जगह पे आ जाए, दो वेव पल्स, और वो सेम फेस में हो, तो सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा AR,
वो दोनों ए आई और ए आर रिफ्लेक्टेड का जोड़ होगा, क्योंकि यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से सेम फेस में दोनों को जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो इसमें बेटा ए है और इसमें भी ए है, दोनों जुड़ करके 2a हो जाएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसका 2a हो जाएगा और रिंग यहाँ पहुँच जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक a है तो ये भी a होगा और ये पूरी वैल्यू 2a होगी। तो रिफ्लेक्शन के समय जिस समय आधी वेव अंदर आ रही होगी, आधी वापस जा रही होगी, दोनों सेम फेस में होंगे। सेम फेस में दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे और जब जुड़ जाएंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उनका डबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड दिखाया गया 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी बेटा 5 होगा और ये भी 5 होगा। टोटल वैल्यू 5 और 5 कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस केस में जिसमें फ्री एंड है यानी रिंग पड़ा हुआ है, स्लाइडिंग है, जब ये वेव पहुँचेगी तो रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्षणिक रूप से जब इसका ये वाला हिस्सा इस पर टकरा रहा होगा, वापस भी जा रहा होगा, दोनों एक साथ आपस में जुड़ेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पहुँच जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट सीधे 10 पे पहुँच जाएगा। ये पूरी लंबाई डबल होगी यानी 2a के बराबर होगी और इसे कहेंगे 10 सेंटीमीटर। तो फ्री एंड पे सेम फेस की वजह से ऐसा हुआ। अब आइए अपोजिट, यहाँ रिजिड एंड है। रिजिड एंड में क्या होता है? रिफ्लेक्शन अपोजिट फेस में होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब जैसे ही ये वेव वाला हिस्सा यहाँ पे आके टकराएगा, आधा हिस्सा ऐसे, तो जो दूसरा वाला वापस जाने वाली वेव होगी उसका रिफ्लेक्शन वाला रिफ्लेक्टेड पार्ट नीचे से बनेगा, अपोजिट फेस। अपोजिट फेस में बनने की वजह से दोनों एम्पलीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में आ जाएगा। ए आई और ए आर एक दूसरे के उल्टे होंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए आर की वैल्यू, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा? ए आर। तो आप कह सकते हो ए आई माइनस ए स्मॉल आर होगा और ये दोनों 5 माइनस 5 दोनों इक्वल होंगे आइडेंटिकल कंडीशन में, आंसर आएगा 0। तो जब डोरी बंधी होगी और वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट डोरी का 0 होगा इस इंटरफेस पे, और ये बंधी है, ये तो हिल ही नहीं सकती, इसीलिए तो 0 होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब रिजिड वाले एंड पर जब वेव रिफ्लेक्ट हो रही होगी, एक आधा हिस्सा इसका अंदर आ रहा होगा और आधा हिस्सा ये रिफ्लेक्ट होकर उल्टा बन जाएगा, ऐसे वापस जा रहा होगा, दोनों का सुपरपोजिशन हो जाएगा। और सुपरपोजिशन अपोजिट फेस में होने की वजह से दोनों एक दूसरे के उल्टे एम्पलीट्यूड जुड़ेंगे, मतलब घट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले केस में रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन जब वेव पल्स पहुंचेगी तो 0 होगा। तो आंसर हो गया 0 और 10। तो बेटा यहाँ देखो लिखा हुआ है, पहला आंसर इसका सही है। और ये दोनों ही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में डायग्राम बना के बिल्कुल इसी तरह से दिखाए गए हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, एनसीईआरटी में मौजूद है ये बिल्कुल डायरेक्टली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला अगला देखते हैं क्या है। इसके बाद अगला जो है वो टॉपिक आ गया इंटरफेरेंस। चलिए हमने आपको यहाँ तक सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझा दिया और अब आगे समझना है इंटरफेरेंस क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि इंटरफेरेंस एक तरह का कंडीशनल सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन में अगर आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो उनके नाम बदलने लगेंगे। जैसे पहला वाला इंटरफेरेंस, तो आपको बताएं इंटरफेरेंस कैसे होता है। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। इंटरफेरेंस करने के लिए दो वेव का इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, बेटा इन जनरल लाइट और साउंड का दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें साउंड या लाइट कहने की जरूरत नहीं, वेव का इंटरफेरेंस होता है। तो मेन पॉइंट क्या है, अगर दो वेव, टू वेव्स एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की हो, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फ्रीक्वेंसी की हो और ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन में हो, ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन, एक साथ मीडियम में आ जाएं सेम डायरेक्शन में, तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन होगा। रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसमें इंटेंसिटी, अब यहाँ देखो इसको डिफाइन किया गया इंटेंसिटी के बेसिस पे। रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी यानी आई आर, ये वैल्यू दोनों वेव की इंटेंसिटी से अलग होगी, मतलब ग्रेटर होगी और लेस होगी, इक्वल होगी दोनों वेव की इंटेंसिटी I1 प्लस I2 से।
ये जो इंटेंसिटी में बदलाव हो रहा है, एक्चुअली इंटेंसिटी क्या है बेटा, एनर्जी है। तो आपको हम यहाँ विजुलाइज करा दें। क्या मतलब, मान लें एक वेव इधर से आ रही है बेटा ऐसे ऐसे, और एक वेव और यहाँ से आ रही है ऐसे ऐसे, दोनों एक जगह पे सुपर इम्पोज हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर इस वेव की इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, और यहाँ पे जब दोनों मिलेंगी इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन आलमोस्ट बराबर है, एक ही जैसा डायरेक्शन, थोड़ा सा एंगल बन रहा है, आलमोस्ट कहा जाता है। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी क्या इन दोनों इंटेंसिटी के जोड़ के बराबर होगी? नहीं, जोड़ के बराबर नहीं होगी। ये वेव ऐसे जा रही, ये वेव ऐसे जा रही, दोनों एक साथ सुपर इम्पोज हो गई, सेम फ्रीक्वेंसी इनकी एफ और एफ, इंटेंसिटी अलग अलग है। तो जब दोनों एक साथ मिलेंगी तो यहाँ रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी IR क्या इसके बराबर होगी, I1 प्लस I2? नहीं, I1 प्लस I2 के बराबर नहीं होगी, बल्कि I1 प्लस I2 से बड़ी भी हो सकती है वैल्यू, छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन आ सकती है, बड़ी छोटी बराबर तीनों। तो ये जो इंटेंसिटी का मॉडिफिकेशन है, यानी इंटेंसिटी का बदलाव है बेटा, मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में बदलाव हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसे कहते हैं इंटरफेरेंस कहते हैं, इसी को कहा जाता है इंटरफेरेंस। तो अब इंटरफेरेंस की पूरी डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू वेव्स ऑफ एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी superimposed almost in same direction, then due to their superposition resultant intensity of resultant wave is different from sum of intensities of individual waves। मतलब दोनों वेव की इंटेंसिटी के अलग अलग इंटेंसिटी के जोड़ से रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी अलग होती है। होना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि भाई एनर्जी है, एनर्जी तो सीधे सीधे जुड़ेगी, लेकिन ये वैल्यू कुछ अलग होती है। इसी घटना को इंटरफेरेंस ऑफ वेव कहते हैं। लाइट में भी यही होता है, साउंड में भी यही होता है। तो काम की बात आप समझ गए। अगर पूछा जाए कि अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव की कंडीशन क्या है, तो आप 2 पॉइंट बताओगे, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम और ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन, तब उससे जो सुपरपोजिशन होगा वो कहलाएगा इंटरफेरेंस। तो बेटा इंटरफेरेंस की ये घटना है। चलिए मान लेते हैं 2 वेव हमारे पास हैं। एक है बेटा y1 इज इक्वल टू ए साइन A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX, और दूसरी वेव है y2 बराबर A2 साइन, सेम फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम लेना है और k की वैल्यू भी सेम आएगी, बट फेज डिफरेंस पाया जाएगा दोनों वेव में। तो जब इनका सुपरपोजिशन कराएंगे रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनेगी, तो y1 प्लस y2 होगी। और इसको बेटा आप जोड़ लिए, मतलब हमने एडिशन तो नहीं किया, डायरेक्ट इसका आंसर बताया था, फेसर डायग्राम पे ऐड करके एम्पलीट्यूड दिखा दिया था। तो y बराबर आ जाएगा कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस थीटा, नया फेज डिफरेंस थीटा आएगा। रिजल्टेंट वेव का ये इक्वेशन आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इन दोनों वेव की है, इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट वही है जो इन दोनों वेव का है, इसमें वेवलेंथ वही होगी जो इन दोनों वेव की होगी, इसमें वेलोसिटी वही होगी जो दोनों वेव, अब ये सब एक मीडियम में चल रही, सबकी वेलोसिटी सेम होगी, बट फेस में डिफरेंस होगा दोनों में। रिजल्टेंट वेव का फेस डिफरेंस फर्स्ट वेव से थीटा है, फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच फेस डिफरेंस डेल्टा फाई है। हाँ, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड दोनों के A1 A2 हैं, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A होगा। अभी हम लोगों ने ऐसा सुपरपोजिशन पीछे कर लिया था, तो बस डायरेक्ट वैल्यू लिखना है। तो इंटरफेरेंस की घटना में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, तो आपको लिख के दिखाया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वही होगा जो पीछे फेसर डायग्राम पे हमने आपको बना के दिखाया था। A बराबर क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ पे आएगा बेटा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये सबको पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होता है। फेसर डायग्राम पे इसको जोड़ के निकाल सकते हैं। 2 अलग अलग A1 A2 वाले एम्पलीट्यूड जुड़ेंगे कितने एंगल पर, डेल्टा फाई यानी फेस डिफरेंस डेल्टा फाई पर। अब आइए यहाँ से हम आगे बात करेंगे इंटेंसिटी की, क्योंकि बेटा यहाँ इंटरफेरेंस इंटेंसिटी के बेसिस पर ही देखा जाता है। तो अब इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको एक चीज़ बता दें, पहले आप पूरे का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ये लिख दिया हमने। अब आपको बताएं 3 वेव है यहाँ पर, दोनों इंडिविजुअल वेव हैं और एक रिजल्टेंट वेव है, इनकी इंटेंसिटी मान लेते हैं। चलिए
तीनों वेव में इंटेंसिटी की एक की वैल्यू I1 है, दूसरे की वैल्यू I2 है और रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी IR है। ये जो I1 और I2 है बेटा, इन दोनों वेव में एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर होगी। तो ये I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A1 स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की सेम है तो इसमें A2 स्क्वायर आ जाएगा। पीछे हम लोग वेव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेव की वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, 4 चीज़ों पर। लेकिन इस इंटरफेरेंस की घटना में 3 चीज़ें दोनों वेव में बराबर हैं। मीडियम बेटा सेम है तो वेलोसिटी तो सेम ही होगी, डेंसिटी भी सेम होगी और फ्रीक्वेंसी भी सेम ली गई। दोनों वेव में फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। तो अब केवल अंतर किस बात का है, एम्पलीट्यूड का, इसीलिए इंटेंसिटी केवल एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो उसके ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ये वैल्यू बेटा यहाँ ला के रख दो, सारे कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा आई, यहाँ आ जाएगा बेटा I1, ये IR है और ये हो जाएगा I2 प्लस 2 अंडर रूट। अब देखो यहाँ 1 पावर है तो 1 पावर की वैल्यू रखने के लिए इधर अंडर रूट लगाना होगा तो यहाँ I1 आ जाएगा अंडर रूट में, उसी के साथ साथ I2 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट में और ये हो जाएगा कॉस डेल्टा फाई। तो ये बन गया रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला यहाँ पर ये है। तो आप समझ गए, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड है, तो बिल्कुल सीधा जवाब होगा कि I1 I2 की वैल्यू अगर फिक्स कर दें तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कॉस डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो फेज डिफरेंस पे जब डिपेंड करेगी बेटा तो अलग अलग तरह के फेज डिफरेंस में अलग अलग वैल्यू आएगी और उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी को आगे कैलकुलेट करना है, लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन और आपको दिखा दें कि अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी बाय द वे I1 बराबर I2 हो तो क्या होगा। I1 बराबर अगर I2 है तो क्या होगा, तो मान लेंगे दोनों वेव की जो इंटेंसिटी I1 बराबर I2, इसे मान लेते हैं I0। अब देखो इंटेंसिटी बराबर होगी तो एम्पलीट्यूड भी तो बराबर होंगे, A1 बराबर A2 बराबर, इसे मान लेते हैं A0, सिंपली A0 मान लेते हैं। तो अब रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा A बराबर, दोनों एम्पलीट्यूड सेम होने पर बेटा यहाँ आ जाएगा 2A0 और ये हो जाएगा कॉस डेल्टा फाई अपॉन 2। पीछे कैलकुलेशन आया था, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया ये। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है इसका मतलब ये आइडेंटिकल वेव्स हैं दोनों। कैसी वेव हैं, आइडेंटिकल। क्यों भाई आइडेंटिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी तो पहले ही सेम था, एम्पलीट्यूड भी सेम कर दिया, केवल फेस का ही अंतर है। दोनों वेव अपने आप में क्या है, एक जैसी हैं बिल्कुल, सारी चीज़ों में सारे कैरेक्टर सेम, आगे पीछे हैं, बस उनका फेस में डिफरेंस है। तो आइडेंटिकल वेव्स कहते हैं। आइडेंटिकल वेव का जब इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी आ जाएगी, कॉस डेल्टा फाई इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा और इसी का स्क्वायर कर दें तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी निकल आएगी, या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर करने पर इंटेंसिटी IR की जो वैल्यू आएगी उसे आप लिख सकते हैं IR बराबर, यहाँ स्क्वायर करने में 4I0 हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई अपॉन 2। तो बेटा अब ये कहानी इस तरह से है। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का ये फार्मूला हो गया आइडेंटिकल वेव के केस में। चलिए अब आपको हम दो तरह का इंटरफेरेंस बड़ा फेमस है जिसे हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, उसे कैलकुलेट करके दिखा दें, है कुछ नहीं उसमें। तो अब आइए पहला पार्ट, नंबर ए पार्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई मैक्स की वैल्यू, क्योंकि आई का जो रिजल्टेंट वैल्यू है IR बराबर, यह भी आपने देखा ऊपर लिखा आइडेंटिकल वेव के केस में, या फिर जो फार्मूला है आपका I1 प्लस I2, इस वाले में देख लो, प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। अब आपसे पूछा जाए कि ये वैल्यू मैक्सिमम जब होगी तो ये मैक्सिमम IR की वैल्यू कब होगी, ये डिपेंड करता है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस पर। तो बेटा कॉस डेल्टा फाई जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ लिख रहे हैं कॉस डेल्टा फाई की मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बेटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है ना।
ज़ीरो हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं ज़ीरो की वैल्यू। ज़ीरो का मतलब इसे कहते हैं बेटा सेम फेस, सेम फेस। अब आप एंगल की बात कर रहे हो, ये एक एंगल है, जो एंगल ज़ीरो होता है वही 2 पाई भी होता है। तो अब इसकी पूरी वैल्यू आप लिखें तो ज़ीरो कहें, या 2 पाई कहें, या 4 पाई कहें, या इसी को 6 पाई कहें, आगे आप एंगल बढ़ाते जाएं एंड सो ऑन, इसे कहते हैं इवन पाई। तो ये बेटा इवन पाई कहलाता है। आपको हम एंगल बना के अलग से दिखा देते हैं। होता ये है कि एंगल के कंस्ट्रक्शन में कोई भी एंगल आप बनाओगे, जैसे अगर हम कहें 0 डिग्री का एंगल, तो बेटा 0 डिग्री का तो एंगल यहीं बनता है, वही पूरा 360 घुमा करके फिर यहाँ पे आ जाता है 360 का एंगल। 0 डिग्री के एंगल को तो 0 कहेंगे, 360 को 2 पाई कहेंगे, फिर एक राउंड और लगा लिया तो इसमें 2 पाई और ऐड हो गया तो ये एंगल 4 पाई कहलाएगा। फिर एक राउंड और घुमा दिया तो ये एंगल फिर वही आ जाएगा तो ये 6 पाई हो जाएगा। तो जो बेटा 0 होता है वही 2 पाई होता है, वही 4 पाई, वही 6 पाई, बार बार एक राउंड लगा तो एंगल की पोजीशन वही रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसी को सेम फेस कहते हैं। तो जब दो वेव बेटा सेम फेस में होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ देखो फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रख दें तो मैक्सिमा आपका कितना बनेगा, बस ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैक्सिमा की वैल्यू यहाँ लिखने जा रहे हैं आई मैक्स। आई मैक्स हो जाएगा बेटा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये मैक्सिमा की वैल्यू होगी। मैक्सिमा तब बनेगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मैक्सिमा की वैल्यू हो गई। बेटा इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, वो हम आपको दिखा दें। अगर हम I1 को अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर कर दें और तब भी I1 हो जाएगा। इसे अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर कर दें तो ये I2 हो जाएगा। और इसमें क्या है बेटा 2 अंडर रूट I1 I2। तो आप देख सकते हो कि ये एक तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमा का एक फार्मूला और बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपेयर करने में यूज़ होता है कि दोनों इंटेंसिटी जो वेव की हैं इंटरफेरेंस के दौरान मैक्सिमा बनेगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 में। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं बेटा उसे याद रखिए। तो मैक्सिमा की कंडीशन ये होगी। अब आइए एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बेटा यहाँ पर फेज डिफरेंस की वैल्यू ये होगी तो मैक्सिमा बनेगा। अब फेज डिफरेंस तो वेव के आगे पीछे होने की वजह से बनता है, लेकिन फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस की वजह से ही बनता है। तो उसको भी बता दें आपको। पाथ डिफरेंस का फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू का फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। ये फार्मूला होता है। फेज डिफरेंस जब ज़ीरो रखोगे तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन यहाँ क्रिएट होगी, ज़ीरो रखने पे ज़ीरो आएगा। दूसरा यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो ये लैम्डा आ जाएगा। फिर यहाँ 4 पाई रखोगे तो ये 2 लैम्डा आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ 6 पाई रखोगे तो ये 3 लैम्डा आ जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो ये जनरल वैल्यू n लैम्डा होगी। इसके मतलब n जो है वो एक इंटीजर है, होल नंबर है, तो जनरल वैल्यू बेटा n लैम्डा आएगी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू की कंडीशन ये है मैक्सिमा बनने की, वो n1 लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई जगह इसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमा के फॉर्मेशन में, फॉर मैक्सिमा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, तो डेल्टा एक्स बराबर हम लोग लेते हैं n लैम्डा इन जनरल। तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है और फेज डिफरेंस की वैल्यू इवन इंटू पाई के बराबर होती है। ऊपर लिखा हुआ आप समझ गए। मैक्सिमम इंटेंसिटी के दो फार्मूले हैं। और एक चीज़ और यहीं पे बता दें कि यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के अलावा एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा वहाँ पर a मैक्स, और ये आ जाएगा बेटा a1 प्लस a2। उस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये आ जाएगा a1 प्लस a2। ऐसे इसको कर सकते हैं। और यहाँ वाले फॉर्मूले में अंडर रूट में I1 I2 लिखा है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकला है। मैक्सिमा यानी आपने पढ़ लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। अब आइए आपको दिखाएं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नंबर 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आई आर मिनिमम हो जाती है, मिनिमा बन जाता है। ये तब मिनिमा होगा जब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू सबसे कम आएगी, मिनिमम, और ये होती है बेटा -1। तो कॉस डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू -1 होती, -1 होने का मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू हो गई सबसे पहली वैल्यू 180 यानी पाई, इसे कहते हैं 180 या पाई। कॉस 180 -1 होता है, इसमें 2 पाई और जोड़ दें तो 3 पाई हो जाएगा, और उसके बाद 5 पाई एंगल आएगा, फिर इसी तरह से ये बढ़ाते जाएंगे तो ये कहलाएगा ऑड पाई। जस्ट यहीं पर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स निकालें तो ये होता है λ/2 पाई इंटू डेल्टा फाई, तो ये वैल्यू पाई की रखते जाएंगे तो पहली वैल्यू बेटा इसमें λ/2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पाई रखेंगे, पाई कैंसिल। दूसरी वैल्यू 3 λ/2 आ जाएगी, तीसरी वैल्यू 5 λ/2 आ जाएगी, और इसी तरह से ऑड/2 बनता जाएगा। तो लास्ट में ये सीक्वेंस क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको दो तरह से लिख सकते हो, जैसे एक तरीका होता है बेटा n-12 लैम्डा के टर्म में ऐसे, या फिर इसी को आप कहो 2n-1 अपॉन इंटू λ/2। ध्यान दीजिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। ये जो लास्ट वाला स्टेप है ये ऐसे लिखा जाएगा 2n-1 इंटू λ/2। अब इसमें आपको n की वैल्यू यहाँ पे रखनी 1 से, तो 1 रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2 λ/2 पहली वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले मेथड में n की वैल्यू जो हम रखेंगे वो क्या होगी, n की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 एंड 4। ध्यान देने की बात है। लेकिन एक और तरीका है यहाँ पर, उसके आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ एक आंसर आता है 2n+1 इंटू λ/2। ये भी सही है और ये भी सही, बट इसमें n की शुरुआत 0 से होती है, 0 फिर 1 फिर 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो इससे पहले मिनिमा बनाने में, मैक्सिमा बनाने में तो n लैम्डा आया था, उसमें 0 से शुरुआत हुई थी, क्योंकि मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता, मिनिमा में ये दो आंसर हैं। इस वाले आंसर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी पूछा जाए तो दोनों ही सही हैं, बट शुरुआत 0 से अगर आप ले रहे हैं तो 2n+2, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे, पहला आंसर λ/2 यहाँ मैच करेगा, दूसरा आंसर 1 रखने पे आएगा तो 3 λ/2 बन जाएगा ये। तो शुरुआत यहाँ से 0 से होगी तब इसे लेंगे पार्ट डिफरेंस, शुरुआत यहाँ से ये होगी तो इसे लेंगे। आप कहोगे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मिनिमा बनाने के लिए यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या लेना, दोनों ऑप्शन दिए जाएँ तो ऐसा सवाल नहीं होगा, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, दोनों में जो दिया हो एक ही आंसर लेना, क्योंकि दोनों की मीनिंग है। अब n की वैल्यू 0 लेके करें तो ये ज़्यादा फेमस वाला आंसर है, हम ये तो बता सकते हैं आपको कि ये बहुत फेमस है, ये ज़्यादा रहता है, तो आप इसी को टिक करिए। तो 2n+1 और इसमें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो ठीक है, मिनिमा बनाने की कंडीशन तो समझ में आ गई। अब आइए यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, आई मिनिमम। तो बेटा यहाँ पे आएगा I1 + I2, और यहाँ पे 2√I1 I2 cos डेल्टा फाई -1 लग जाएगा, तो -2√I1 I2 ये वैल्यू आ जाएगी। और इसके आगे आप कह सकते हो मिनिमा की वैल्यू, अगर अंडर रूट वाले टर्म में फॉर्मूला बनाएंगे तो इसका √I1 डिफरेंस √I2 लिया जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की क्या होगी, तो बेटा ये A1 डिफरेंस A2 आएगी, बड़े में से छोटा घटा देते हैं, तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड हो गया और मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई। तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ये हमने आपको बता दिया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब दो वेव अलग अलग इंटेंसिटी की एक साथ सुपरपोजिशन करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की होती हैं यानी कोहेरेंट वेव होती हैं, ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन होती, तो इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को डिफाइन किया गया इंटेंसिटी के बेसिस पर। कहा जाता है कि जो रिजल्टेंट वेव बनी उसकी इंटेंसिटी दोनों वेव की इंटेंसिटी के जोड़ से अलग होती है। तो अभी आपने यहाँ पीछे देखा बेटा कि अगर आप देखें तो पीछे की तरफ जो मेन फार्मूला रिजल्टेंट वेव का बना था इंटेंसिटी का, वो यहाँ लिखा हुआ है, ये आ गया। और आप देख सकते हो आई आर की वैल्यू I1 + I2 के जोड़ से ये पार्ट इसे अलग कर रहा है। अब ये वैल्यू कभी पॉजिटिव भी होगी कभी निगेटिव होगी, इसीलिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है I1 और I2 के जोड़ से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, और इसके बराबर भी आ सकता है कभी आंसर, क्योंकि ये पार्ट 0 भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा डेल्टा फाई की वैल्यू पर। तो इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंटेंसिटी निकालना। तो जनरल फार्मूला इंटेंसिटी का ये है,
और अगर आइडेंटिकल वेव का इंटरफेरेंस कराना है तो ये फार्मूला थोड़ा छोटा हो जाता है। यहाँ देखो ये आ गया 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 और यहाँ आ गया एम्पलीट्यूड वाले केस में 2A0 cos डेल्टा 5/2। अब आइए मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन समझा दी हमने आपको। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। वैसे देखा जाए तो इंटेंसिटी की कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है, मिनिमा मैक्सिमा के बीच में बहुत सारी वैल्यू होंगी, तो अभी उसको भी डिस्कस करना है, लेकिन पहले आप मैक्सिमा मिनिमा इतना समझ लिए। अब आइए आइडेंटिकल वेव के केस में क्या होगा। आइडेंटिकल वेव में मैक्सिमा मिनिमा कैसे बनेगा, तो दोनों I1 और I2 बराबर हो जाएंगे, मान लेते हैं I0, और तब I मैक्स क्या होगा, आप IR पीछे लिख चुके हैं और ये वैल्यू होती है बेटा 4I0 और यहाँ आता है cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। ध्यान रहे ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैक्सिमा बनाना है तो वहाँ पे डेल्टा 5 cos 0 रखना होगा, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, cos 0 पूरा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो ये आंसर आएगा 4I0। मैक्सिमा बनता है 4I0 पर। आइडेंटिकल वेव के केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है इंडिविजुअल वेव के। और मिनिमा कितना बनेगा, तो आप कह सकते हो बेटा मिनिमा में जब यहाँ रखोगे पहली वैल्यू तो ये डेल्टा 5 पाई यानी 180 रखोगे अपॉन 2 90 बन जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए ये आंसर 0 आएगा। तो मिनिमम इंटेंसिटी आइडेंटिकल वेव के केस में 0 होती, मैक्सिमम 4I0 होती, ये भी पूछा जाता। और अगर आप एम्पलीट्यूड लिखना चाहो तो A मैक्स बराबर होता है बेटा 2A0, ऐसे कह सकते हो। A की मिनिमम वैल्यू होती है यहाँ पर 0, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये तो मैक्सिमम मिनिमा आइडेंटिकल वेव के केस में हो गया। और इससे पहले जनरल कंडीशन हमने आपको बता दी, तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन ये पूरी हो गई। अब आइए इसके बाद बेटा इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका पूरा पैटर्न है। और इसके बाद हम आपको एक डायग्राम दिखाने जा रहे हैं, उस पर 1-2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बाद में इसका इंटेंसिटी रेशियो देखेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का फॉर्मेशन कैसे होता है मीडियम में, इसको हम दिखा दें आपको। ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपेरिमेंट है लाइट में, जैसे वेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह की कंडीशन है। मान लेते हैं हमारे पास एक साउंड सोर्स ये है S1 और दूसरा साउंड सोर्स ये है S2। अब क्या है, दोनों से साउंड आगे जा रही है, ये बेटा मिड लाइन है और ये कोई ऑब्जर्वेशन वाली लाइन हमने बना दी। अब क्या होगा कि साउंड जो है बेटा यहाँ से इस पे पहुँचेगी, ऐसे यहाँ पहुँचेगी और यहाँ पहुँचेगी। दोनों बिल्कुल मान लेते हैं सेम फेस में है, सेम फेस में है दोनों सोर्स, उनके बीच का फेस डिफरेंस इनिशियल डेल्टा 5 की वैल्यू जो है वो 0 है। तो सेम फेस में इनके बीच का फेस डिफरेंस 0 है और ये साउंड वेव इधर से आ रहे इधर से। अब ये रास्ता बिल्कुल बराबर लंबाई का हो गया, इसे x1 और x2 कह सकते हैं। तो बेटा पार्ट डिफरेंस, इस वाले केस में पार्ट डिफरेंस जब यहाँ पहुँचेगी तो डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पता ये चला कि इनके बीच कोई फेस डिफरेंस भी नहीं था और पार्ट डिफरेंस भी जब वेव यहाँ पहुँची तो नहीं है, तो ये दोनों वेव सेम फेस में पहुँचेगी और तब बेटा यहाँ पर तेज़ आवाज़ सुनाई देगी। तो ये कहलाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, ये कहलाएगा बेटा सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मान लेते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा क्यों कहा हमने, क्योंकि ये बेस लाइन जो मिड लाइन होती है सेंटर इस पर बन रहा है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहाँ पर कितना है 0 है और फेस डिफरेंस भी 0 है, तो कोई भी यहाँ पर फेस डिफरेंस अराइज नहीं होगा और तब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। अगर दोनों वेव की इंटेंसिटी I0 और I0 आइडेंटिकल सोर्स हैं दोनों, तो यहाँ पर बेटा मैक्सिमा जो बनेगा वो 4I0 का बनेगा। अब आइए धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएं तो आपको ये बात समझ में आएगी। मान लिया यहाँ पहुँच गए, तो अब बेटा यहाँ से ये वेव ऐसे आ रही है और यहाँ से ये वेव ऐसे आ रही, तो अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों अलग अलग रास्ते होने की वजह से ये लंबाई कम ज़्यादा हो जाएगी, पाथ डिफरेंस अराइज होगा। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x की वैल्यू x2 माइनस x1 से निकाली जा सकती है, अक्सर डायरेक्ट दी रहती है। उस पाथ डिफरेंस की वजह से यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR की वैल्यू कितनी आएगी ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई हो सकता है मिनिमा या फिर मैक्सिमा या कोई बीच की वैल्यू बने। जैसे जैसे बेटा ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे अल्टरनेट जोन आपको दिखाई देंगे मैक्सिमा मिनिमा के, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस फॉर्मेशन होता है और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, अल्टरनेट। तो वही हाल साउंड में भी होगा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ मौजूद हैं,
हम लोग इसे कैलकुलेट भी करेंगे। तो यहाँ पर बेटा आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी ये निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड है और वो है क्या, पाथ डिफरेंस, क्योंकि इनिशियल फेज डिफरेंस की वैल्यू यहाँ 0 हो गई है। तो पाथ डिफरेंस क्रिएट करने से यहाँ पर जब दोनों वेव एक साथ आएंगी तो उससे फेज डिफरेंस क्रिएट होगा वेव के बीच, और सुपरपोजिशन फेज डिफरेंस की वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू लगातार बदलेगी। अब हम आपको एक यहाँ पर टेबल बना के दिखा रहे हैं जो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत काम आती। कई लोग इसको देख भी चुके हैं कि अगर हम आपसे कहें कि दो वेव्स हमारे पास, उनमें इंटेंसिटी आइडेंटिकल वेव्स हैं और तब उसमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा एक्स यहाँ रखेंगे और उससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर की वैल्यू निकालेंगे। पाथ डिफरेंस बेटा जब 0 होगा, इसको हम ऐसे लाइन बना के दिखा दें, पाथ डिफरेंस की वैल्यू जब यहाँ पर 0 होगी, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा 0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगी, मैक्सिमा यानी 4I0 आएगी, इसे कहेंगे आई मैक्स। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा मैक्सिमम यानी 100% होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू λ/6 कर दी जाए, λ/6, ये बेटा कैलकुलेटेड है, आप फॉर्मूले में जाके कैलकुलेट कर सकते हो। आपको फॉर्मूला दिखा दें कौन सा लगेगा यहाँ। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 आइडेंटिकल वेव के इंटरफेरेंस में, यहाँ आता है cos स्क्वायर, डेल्टा 5/2 होता है। जब आप डेल्टा 5/2 की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा 5/2, तो डेल्टा 5 होता है आपका 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, और जब 2 इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ। ये डेल्टा 5/2 की वैल्यू है। अब आप लैम्डा की वैल्यू उसमें अलग अलग रखते जाओ, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के टर्म में, तो इंटेंसिटी की रिजल्टेंट वैल्यू निकलती जाएगी। हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ बेटा इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी 3I0। इसका मतलब ये 3/4 मैक्सिमा का बन गया, 3/4 मैक्सिमा। इसको कहते हैं मैक्सिमा का 75%। अब अगर λ/4 वैल्यू हो जाएगी पाथ डिफरेंस की, λ/4 वैल्यू होगी जब, तो यहाँ बेटा 2I0 आएगी इंटेंसिटी। फिर आगे बढ़ेंगे, 2I0 का मतलब हाफ मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा 4I0 होता है तो ये हाफ मैक्सिमा 50% आ जाएगा। और फिर जब λ/4 λ/3 आएगा यहाँ बेटा, λ/3 की कंडीशन में यहाँ इंटेंसिटी I0 हो जाएगी और यहाँ पर 1/4 मैक्सिमा बनेगा। ये 1/4 मैक्सिमा होता है क्योंकि मैक्सिमा 4I0 होता है, इसको 25% इंटेंसिटी कहेंगे। और जैसे ही λ/2 आएगा वैसे ही इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, इसे I मिनिमम कहते हैं आइडेंटिकल केस में, और यहाँ 0% इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये जो सीक्वेंस हमने आपको बना के दिखाया है बहुत काम आता है सवाल लगाने में। λ/0, λ/6, λ/4, λ/3, λ/2, 6, 4, 3, 2 ये फिक्स वैल्यू है। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे निकल आते हैं जिसमें हमें पाथ डिफरेंस दिया हो और इंटेंसिटी निकालना हो, इंटेंसिटी दी हो तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये वैल्यू कैलकुलेट करने में काम आती है। तो बेटा यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है। हाँ, एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर एक एपरेटस है छोटा सा जिसको कहते हैं क्विनके ट्यूब। तो अब ये जो हमने टेबल बनाई इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में करेंगे। ये बुकलेट में बनी हुई है डायग्राम पे बेस होकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विनके ट्यूब, तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड का जो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया जाता है। एक ट्यूब होती है उसका नाम है बेटा क्विनके ट्यूब। तो क्विनके ट्यूब में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्विनकेस ट्यूब। इसमें बेटा दो मुड़ी हुई यू ट्यूब शेप में दो मुड़ी हुई ट्यूब होती है, एक इधर से और यहाँ पर इनपुट होता है, इनपुट नली लगी होती है, और इधर वाली जो स्लाइडिंग ट्यूब होती है ये आउटपुट होता है ऐसे, और ये स्लाइडिंग ट्यूब होती है। स्लाइडिंग ट्यूब की खासियत ये है, इसके ऊपर एक और ऐसे ट्यूब लगा दी जाती है ताकि बढ़िया स्लाइडिंग हो, ऐसे ये घूम के होती है। इससे ये फ़ायदा होता है कि इधर के रास्ते की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है बेटा, यहाँ से कोई भी साउंड इधर से भेजी जाएगी, इसके दो रास्ते हो जाएंगे, इधर से और इधर से। अब ये दो आइडेंटिकल साउंड बन गई और ये दोनों एक साथ यहाँ पे जब आएंगे तो फिर इनका इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा साउंड का। ये इधर से घूम के आ रही साउंड, तो जो भी साउंड हम इधर से भेजेंगे जिस फ्रीक्वेंसी की,
वही सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ भी मिलेगी, इंटेंसिटी भी यहाँ मिलेगी आई नॉट और आई नॉट। और जब रिजल्टेंट यहाँ से साउंड निकलेगी बाहर तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई आर शो करेगा। अभी दोनों तरफ के रास्ते में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, इधर से जितना लंबा रास्ता उधर से इतना लंबा है, दोनों सेम फेस की वेव चलेंगी इधर से, बाद में कॉम्बिनेशन होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी। अब अगर इधर वाली ट्यूब को थोड़ा सा स्लाइड करा दिया जाए तो यहाँ बेटा एक स्केल लगा होता है जो स्लाइडिंग लेंथ को रीड कर लेता है कितना स्लाइड किया। मान लें यहाँ स्लाइडिंग लेंथ हमारी आ गई डेल्टा एल स्लाइड किया तो डेल्टा एल लंबाई इधर बढ़ जाएगी, डेल्टा एल इधर बढ़ जाएगी। टोटल रास्ते का जो अंतर होगा डेल्टा एक्स, जिसे पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 कहते हैं, ये बेटा 2 डेल्टा एल के बराबर होगा। तो क्विंके ट्यूब में ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यू ट्यूब को एल स्लाइड कराएंगे तो टोटल पाथ डिफरेंस 2 डेल्टा एल क्रिएट होगा और पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0, लैम्डा बाई 6, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 2 होने पर इंटेंसिटी की वैल्यू बेटा मैक्सिमा आएगी और ये वैल्यू 3/4 मैक्सिमा हो जाएगा और ये वैल्यू हाफ मैक्सिमा हो जाएगी और ये वैल्यू 1/4 मैक्सिमा हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसको आप रिलेट कर सकते हो डायरेक्ट, या कोई भी इंटेंसिटी यहाँ बताई जाए उसको फॉर्मूले में रख करके इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस यूज़ करके स्लाइडिंग लेंथ निकाल सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे पाथ डिफरेंस की वैल्यू को यहाँ पर रखने पे डेल्टा एल जो है मेज़र किया जाएगा, लैम्डा का डिटर्मिनेशन होगा। तो एक्चुअली क्विंके ट्यूब में डिटर्मिनेशन किसका होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा, लैम्डा का डिटर्मिनेशन होता है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो इसके बाद फिर इसका इस्तेमाल v बराबर एफ लैम्डा से वेलोसिटी के डिटर्मिनेशन में किया जाता है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा दोनों किनके ट्यूब से होता है। इस पर आगे सवाल मिलेगा, हम कराएंगे। अब आइए एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आपको लिख के दिखा दें, बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ लिया। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला बेटा आई मैक्स बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और ये वैल्यू बेटा आती है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और इसी तरह मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू में I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 और ये वैल्यू होती है अंडर रूट I1 डिफरेंस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अब अगर हमें रेशियो निकालना है, इस पर खूब सवाल मिलेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो आप कैसे लिखोगे, बहुत आसान, आई मिनिमा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, पहले तो आप पूरे फॉर्मूले लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और नीचे की तरफ I1 प्लस I2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 और यहाँ पर अंडर रूट वाला फॉर्मूला अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 डिफरेंस अंडर रूट I2 लेंगे, दोनों का अंतर लेंगे बट होल स्क्वायर करना होगा। इस फॉर्मूले को देखने से एक और फार्मूला बन जाएगा, अंडर रूट I का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। तो बेटा यहाँ आ जाएगा सीधे A1 प्लस A2 अपॉन A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमा मिनिमा के रेशियो के ये सारे फॉर्मूले हैं बेटा, ये सब आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चन इसके रह गए। क्वेश्चन बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से हैं, तो अब अपने PDF पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आ रहा है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि टू वेव सेम फ्रीक्वेंसी के, उनका एम्पलीट्यूड रेशियो 2 और 3 है, प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस इफ इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव इज़ 4I0। तो बहुत आसान सवाल है, यहाँ इसको लगा सकते हैं। एम्पलीट्यूड रेशियो A1 रेशियो A2 ये बेटा दिया गया है, A1 रेशियो A2 ये दिया गया है 2 रेशियो 3 और उसमें फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 जो है वो दी गई है 4I0। फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी 4I0 दी गई है। सेकेंड वेव की इंटेंसिटी अगर हम लोग निकाल लें तो आपको ये फार्मूला I2 अपॉन I1 दोनों वेव की इंटेंसिटी बनेगा बेटा
A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि I2 निकल आएगा, तो I2 बराबर हो जाएगा A2 अपॉन A1। A2 अपॉन A1 क्या बनेगा 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर I1 की जगह 4I0 कर देंगे, 4I0। तो आप समझ गए ये 9/4, 4 कैंसिल, 9I0 हो जाएगी वैल्यू। तो I2 की वैल्यू देखो हमने कंपेयर करके निकाल ली, क्योंकि एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया था, इंटेंसिटी रेशियो से हम I1 दिया I2 निकाल सकते हैं। अब इसके बाद इन दोनों वेव जब आपस में कंबाइन होगी तो मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो बताना है। बेटा हम यहीं लिखने जा रहे हैं इसको, मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो निकालने में। मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो यानी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम लिखना, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। रेशियो नहीं लिखना बल्कि अलग अलग वैल्यू निकालनी। सॉरी, यहाँ रेशियो लिखना होता तब तो एम्पलीट्यूड से ही डायरेक्ट कर देते, बट यहाँ अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो आपको बताएं आई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आई मैक्स। तो आई मैक्स होगा बेटा I1 I2 की अलग अलग वैल्यू आ गई, दोनों को यहाँ रख करके जोड़ दिए। तो ये वाला फॉर्मूला √I1 प्लस √I2 लगाए का होल स्क्वायर कर दे, ये सबसे आसान होता है। I1 में आपका 4I0 आ जाएगा, तो अंडर रूट लेंगे तो ये बेटा 2 √I0 बनेगा। और I2 में 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 √I0 बनेगा, और तब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 5 √I0 स्क्वायर 25I0 आंसर आएगा। तो मैक्सिमा की वैल्यू 25I0 होगी। मिनिमा की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। मिनिमा में इन दोनों का अंतर लेना है, √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंस लेना है बेटा, तो 2 √I0 डिफरेंस 3 √I0। जब आप रखोगे होल स्क्वायर करोगे इसका तो यहाँ दोनों घट जाएंगे, माइनस √I0, इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट के I0 आ जाएगा। तो मिनिमा की वैल्यू I0 है और मैक्सिमा की वैल्यू 25I0 है। तो आपका ये वाला आंसर यहाँ सही हो रहा है। ध्यान दो, बहुत बढ़िया सवाल था। इसमें देखिए ये वैल्यू आ रही है, आई मैक्स 25I0, आई मिनिमम I0 के बराबर है। तो ये कंडीशन क्या थी इस सवाल में, दो वेव के एम्पलीट्यूड रेशियो दिए थे, एक वेव की इंटेंसिटी दी थी, दूसरे की नहीं पता थी, तो वो तो आप यहाँ के रेशियो से निकाल लो। उसके बाद क्या करो, मैक्सिमा मिनिमा निकाल लो। जब उनका सुपर पोजिशन होगा तो मैक्सिमा इतना बनेगा, मिनिमा ये बनेगा, आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ सामने रखा हुआ है बेटा, 2 कोहेरेंट वेव सोर्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस इन द मीडियम इफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी 3I0 to I0। अब आपको बताएं रिजल्टेंट इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब 0, λ/6, λ/4, λ/3, λ/2, यहाँ इंटेंसिटी बेटा 4I0 होती है, यहाँ 3I0 होती है, यहाँ 2I0 होती है, यहाँ I0 होती है और यहाँ 0 होती है। अगर ये सीक्वेंस आपको याद है, इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे सकते हो। यहाँ बेटा आइडेंटिकल वेव के केस में इन्होंने बताया इंटेंसिटी 3I0 से चेंज हो करके ये 3I0 है और I0 पहुँच गई, इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है, तो पोजीशन बदल रही होगी तभी इंटेंसिटी में चेंज होगा। तो 3I0 वाली वैल्यू से I0 वाली वैल्यू आ गई। तो बताओ पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो बेटा पहला पार्ट डिफरेंस λ/6 होगा और दूसरा पार्ट डिफरेंस λ/3 होगा। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी, उनके बीच की दूरी। तो आप कह सकते हो डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 कर लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x2 बेटा इसमें λ/3 माइनस λ/6, और तब ये आंसर λ/6 का आ जाएगा। तो ये इतनी जल्दी इसलिए सवाल लग गया क्योंकि ये पहले से कैलकुलेटेड है कि अगर इंटेंसिटी आइडेंटिकल वेव के सुपरपोजिशन में 3I0 से I0 हो जाए तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू λ/6 से λ/3 हो जाएगी। तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, तो दोनों को बेटा घटा लो, आंसर λ/6 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे दिया है λ/6। तो ये एक आसान सवाल बन गया, लेकिन ये सब पहले से कैलकुलेटेड है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये सामने है। इसमें क्विन के ट्यूब की स्लाइडिंग लेंथ दी गई है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो इससे क्या होगा, डेल्टा एक्स निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10 मतलब 20 सेंटीमीटर का पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा।
अब कह रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है आउटलेट ट्यूब पे चेंज हो रही है फ्रॉम मैक्सिमम टू 75% मैक्सिमम। बेटा मैक्सिमा जो होता है वो 100% होता है और 75% जो मैक्सिमा होता है वो 3/4 मैक्सिमा की वैल्यू होती है। अभी हम लोग उसको 75% लिखा था। यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 होता है, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस λ/6 होता है। तो अब दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स आएगा वो कितना आएगा? तो बेटा डेल्टा एक्स की वैल्यू इन दोनों का अंतर ले लो, तो λ/6 - 0 मतलब λ/6 हो गया। तो ये पार्ट डिफरेंस इंटेंसिटी के चेंज होने से निकाल लो और इसके सामने यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा λ/6। तो अब ये वैल्यू जब इससे रिलेट करोगे तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 6 दूना 12 120 सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू यहाँ 120 सेंटीमीटर आएगी और ये आंसर दिया हुआ है चौथा। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका चौथा। 120 सेंटीमीटर वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। क्विनके ट्यूब से वेवलेंथ कैलकुलेट की जाती, बहुत आसान है, एक बार इसको देख लें तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा के बारे में कहा गया। टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो, मतलब इन्होंने ये बताया है कि I1/I2 जो रेशियो होता है ये बेटा 400/1 है और हमें मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो बताना है। मतलब यहाँ रेशियो ऑफ मैक्सिमम होना I max/I की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 400 - 1 अपॉन 400, यहाँ प्लस लगा दें, -1 का होल स्क्वायर। 400 का √ हो गया 21 बन गया, और ये बेटा आ जाएगा आपका 19। 21 का स्क्वायर अपॉन 19, तो ये आंसर क्या आएगा? यहाँ लिख रहे हैं 21 का स्क्वायर 441 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। आंसर तो बेटा यही है, बट ये कहीं से देखने में लग नहीं रहा है। तो आपको बताएं, इसमें अगर हम लगभग आंसर निकालें तो इसमें एक कम कर दो तो ये 440 हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा। ध्यान दो, हमने दोनों में एक एक कम कर दिया, रेशियो में बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ेगा और तब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। तो 11 से काटें, 11 चौक 44, और 11 से सॉरी इसको 4 से काटें, 4 से काटें तो यहाँ बेटा आ जाएगा, 4 से काटने पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 और नीचे आ जाएगी 4 9 36 9। तो इसका आंसर आएगा 11/9 नियर अबाउट। तो ये 11/9 वाला आंसर दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट इज द आंसर। तो ये कैलकुलेशन के बेसिस पर बढ़िया सवाल है और हमने लास्ट पॉइंट पर दोनों में एक एक वैल्यू कम करके इसको लगभग में सॉल्व कर दिया, तो आंसर मैच कर गया। तो ये तो हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे देखिए ये दो सोर्सेज बने, इनके बीच की दूरी दिखाई गई, ये 60 है। सबसे पहला काम बेटा यहाँ पर इसमें ये लंबाई निकालने, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करें तो ये 65 सेंटीमीटर की दूरी आएगी। अब यहाँ पर दोनों वेव यहाँ से ऐसे आ रही, यहाँ से आ रही, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो। ये एंगल 90 ये दिया हुआ है। पार्ट डिफरेंस जब आप निकालोगे तो x2 - x1 आएगा, मतलब 65 - 60 आ जाएगा, तो ये आया 5 सेंटीमीटर का पार्ट डिफरेंस। तो जब यहाँ पर ये दोनों वेव पहुँचेगी तो इनका इंटरफेरेंस होगा, बताने मैक्सिमा। अब ये बताना है यहाँ पर कि ये जो दोनों सोर्सेज हैं इनकी फ्रीक्वेंसी क्या, और ये कौन सा मैक्सिमा बन रहा है बेटा? कैलकुलेट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स गिवन सिचुएशन, और यहाँ 2 कोहेरेंट सोर्स स्मॉल साउंड सोर्स S1 इज प्रोड्यूस मैक्सिमा एट पॉइंट P। तो अब यहाँ पर बेटा मैक्सिमा बनने की कंडीशन में डेल्टा एक्स की वैल्यू लेते हैं n लैम्डा, और ये वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो n लैम्डा की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई, तो लैम्डा बराबर आ गया बेटा 5/n सेंटीमीटर में। अब इससे फ्रीक्वेंसी निकालें, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 5/100n। ये आ गया आपका मीटर में। अब आइए 330 मीटर वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? f बराबर होता है v/लैम्डा। तो बेटा v की वैल्यू 330 ले लें, लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर से मीटर कर लिया हमने, ये वैल्यू आ जाएगी 5 और इंटू 100n। तो अब आप समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है। यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल कर दें तो ये 66 आएगा,
तो ये आ रहा है 6600 n। मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए ध्यान देना है, n की वैल्यू मिनिमम लेनी। तो ये बेटा n की सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 नहीं ले सकते, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। n की मिनिमम वैल्यू यहाँ अप्लीकेबल होगी 1, तो यहाँ 1 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6600। n की मिनिमम वैल्यू लेंगे 6600 आंसर आएगा। तो ये आंसर दिया हुआ है 6600, थर्ड इज द आंसर। तो यहाँ से यहाँ इंटरफेरेंस हुआ, मैक्सिमा बना, बट ये नहीं पता कि ये कौन सा मैक्सिमा है, और ये मैक्सिमा जो होगा अलग अलग लंबाइयों की वजह से बन रहा है, इसलिए पार्ट डिफरेंस 0 तो नहीं है यहाँ पर। तो n की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू, तो उससे पार्ट डिफरेंस n के टर्म में लिख करके फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे लैम्डा निकल आएगा, तो उसमें n की मिनिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये आ गया इन अ लार्ज रूम। ये बढ़िया सवाल है। एक बड़ा सा हॉल है और उसमें यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर रखा हुआ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ सुन रहा है। ये जो ऊंचाई है ये 25 मीटर है, इसमें दी गई है, और ये दूरी 120 मीटर है, 120 मीटर है पूरी। अब ये साउंड डायरेक्ट यहाँ से जा रही है और एक साउंड बेटा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है। तो डायरेक्ट जाने वाली साउंड और रिफ्लेक्ट होके आने वाली साउंड ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन में होंगी, और दोनों जहाँ सुपर इम्पोज करेंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई बनेगी। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको पहले कैलकुलेट करें। तो ये लंबाई 60 है, ये 60 है, ये 25, तो ये बेटा 65 आएगा, इधर भी 65 आएगा। तो पाथ डिफरेंस अगर निकालें डेल्टा एक्स बराबर, तो ये पूरा रास्ता इतना लंबा है 130 का 65, और नीचे वाला रास्ता 120 का है। तो पाथ डिफरेंस बेटा 10 सेंटीमीटर आएगा। पाथ डिफरेंस की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसको हम एन लैम्डा के बराबर करेंगे। तो एन लैम्डा बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10/n। अब n की वैल्यू यहाँ 0 तो नहीं ले सकते, 1 लेंगे। तो लैम्डा की पहली वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर, दूसरी वैल्यू 2 रखने पे 5 सेंटीमीटर आएगी, 5 सेंटीमीटर, और तीसरी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 10/3 आएगा। चौथी वैल्यू में 10/3 वैल्यू भी एक बनेगी, उसके बाद 10/4 2.5 बनेगी। तो इस तरह से आप वेवलेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर कह सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 10/3 सेंटीमीटर और 2.5। तो आंसर देखो यहाँ कई सारे दिए हैं, एक आंसर यहाँ मैच कर रहा है। पहली वैल्यू 10 है, दूसरी 5, तीसरी नहीं दी बस चौथी दी है, तो ये आंसर यहाँ मैच कर रहा है। तो इसका सही जवाब ये होगा सेकंड। तो ये पाथ डिफरेंस क्रिएट करके इंटरफेरेंस क्रिएट किया गया और उससे हम ये कैलकुलेशन करके पाथ डिफरेंस निकाल के लैम्डा निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा ये लास्ट दिया है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि इधर से साउंड जा रहा है, इधर से, ये सेमी सर्कुलर पाथ है। तो सेमी सर्कुलर पाथ अगर है तो यहाँ से जो साउंड जा रही है इसकी लंबाई x2 मान लें। तो x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है बेटा, x2 जो दिया है वो πr होगा, और इधर से रेडियस r है, तो इधर से x1 वाला रास्ता जो होगा x1 वो 2r होगा। तो डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। अब x2 की वैल्यू πr माइनस r लें, सॉरी 2r लें, तो यहाँ देखो r कॉमन, पाई माइनस 2 पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा x। अब पाथ डिफरेंस दोनों रास्ता का हो गया। अब यहाँ सुपर पोजिशन होगा, दोनों वेव मिलेंगी तो मैक्सिमा बनेगा और मिनिमा भी बन सकता है, साइलेंस भी। तो इसमें निकालना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑब्जर्वेशन विल बी कैलकुलेट द मिनिमम रेडियस, r की मिनिमम वैल्यू बनाना है। तो अगर मैक्सिमा बन रहा है बेटा, आई मैक्स की कंडीशन में पाथ डिफरेंस डेल्टा x की वैल्यू को हम लोग क्या लेंगे, r इंटू पाई माइनस 2, और ये वैल्यू एन लैम्डा होगी। तो अब इस आधार पे अगर हम r निकालें तो ये एन लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा, r इंटू पाई माइनस 2। n की मिनिमम वैल्यू लेंगे तो r की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब r की मिनिमम वैल्यू यहाँ बेटा ये नहीं लेना, r की मिनिमम वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन π/2। n की मिनिमम वैल्यू रखने पे r की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम बनने पर r की मिनिमम वैल्यू इतनी आएगी, ये यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा बेटा यहाँ दिया हुआ है, लैम्डा दिया है 22.8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दी है यहाँ पर, सॉरी पाई की वैल्यू 3.14 है, उसमें से 2 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.14।
तो यहाँ देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा 20। तो रेडियस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आएगी मिनिमम। और अगर मिनिमा बनाना है तो उसके लिए बेटा यहाँ पर n-½ लेंगे, तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमा की कंडीशन में आई मिनिमम के लिए जो डेल्टा x की वैल्यू होती है वो बेटा 2n-1/λ/2 होती है। और ये वैल्यू डेल्टा x की यहाँ से रिलेट करें पार्ट डिफरेंस निकाल के, तो ये आ जाएगा आपका n-λ/π-2, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा 2n-, तो मिनिमम वैल्यू के लिए n की वैल्यू 1 कर देंगे, तो n बराबर 1 के लिए बेटा बहुत आसान, λ/ मिनिमम रेडियस है तो डेल्टा x की वैल्यू ये आएगी। सॉरी, यहाँ पे हमने गलत लिख दी वैल्यू, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। डेल्टा x की वैल्यू यहाँ रखनी है r इंटू π-2, और ये हो जाएगा 2n-1 इंटू λ/2। तो r की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये λ/2 आ जाएगा और π-2। तो अभी इसकी वैल्यू 20 आई थी बेटा ये पूरा हिस्सा, तो ये 20/2 आएगा, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो मिनिमम के लिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1 ले लेंगे, मिनिमम निकल आएगा। तो इसके दो आंसर आते हैं, इसका आंसर आता है 20 और इसका आंसर आता है 10। तो ये पार्ट बेटा पूरा हो गया इस समय और टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो अब आप चलिए नेक्स्ट टर्न पे आपको हम बीट्स वाला कैलकुलेशन कराएंगे। नेक्स्ट टर्न पे बेटा बीट का कैलकुलेशन, बीट वाला टॉपिक चलेगा, इसका अगला पार्ट जो अगला वीडियो होगा। और तब तक के लिए थैंक यू।